ओम शांति। भाई की प्रॉपर्टी का हिस्सा खाने वाले को ईश्वर कौन सा दंड देते हैं। आज दुनिया में देख रहे हैं बहुत से केस ऐसे आ रहे हैं जो भाई भाई की प्रॉपर्टी के लिए हैं और भाई भाई को प्रॉपर्टी के लिए कितना नुकसान पहुंचा देता है। कहां कहां तक एक केस, क्योंकि सब कुछ हो रहा है लोभ के कारण। आज लोभ इतना बढ़ गया है कि जो अपने भाई की भी प्रॉपर्टी खा जाते हैं। एक ऐसा समय था कि एक भाई अपने भाई की जान बचाने के लिए अपनी प्रॉपर्टी बेच देता था और अपनी प्रॉपर्टी बेच करके अपने भाई की जान बचाता था। और आज वो समय आ गया है कि एक भाई अपने भाई की प्रॉपर्टी के लिए दूसरे भाई को मौत के घाट उतरवा देता है। आज इतना लोभ और लालच बढ़ गया है, इसके पीछे कितने केस हो रहे हैं। आज दुनिया में कितने लड़ाई झगड़े भाइयों भाइयों में प्रॉपर्टी के पीछे हो रहे हैं। एक समय ऐसा था अपने ही भारत देश में जहां शेर गाय बकरी एक घाट पर जल पीते थे, और आज वो समय आ गया है कि एक माँ के गर्भ से जन्म लेने वाले दो भाई एक मटके का पानी नहीं पी पा रहे हैं। हमारे जो पवित्र दो ग्रंथ शास्त्र रामायण और महाभारत हैं, उसमें प्रॉपर्टी के लिए कितना अच्छा लिखा हुआ है। उसमें प्रॉपर्टी के हिस्से के लिए प्रैक्टिकल कितने अच्छे से बताया गया है, लेकिन कोई भी उसको समझते नहीं हैं। जहां एक भाई अपने हिस्से की प्रॉपर्टी छोड़ करके दूसरे भाई को देना चाहता है, वहां से रामायण की शुरुआत होती है। और जहां एक भाई अपने हिस्से का तो खाता ही है और अपने भाई के हिस्से की भी प्रॉपर्टी को खाना चाहता है, वहाँ से महाभारत की शुरुआत होती है। और उसके बाद नतीजा क्या निकलता है सब कुछ स्पष्ट सामने है। उसके बावजूद भी आज दुनिया में इतने लोग बेईमानी पर उतर आए हैं कि भाई भाई की भी प्रॉपर्टी खाने में कोई संकोच नहीं करते हैं, उनके हिस्से का भी खा जाते हैं। तो आज जानते हैं कि ऐसा करने वाले भाई को ईश्वर कौन सा दंड देते हैं, उसको क्या दंड मिलता है। आज भाई हो या कोई भी हो, किसी के साथ बेईमानी करते हैं, छल कपट करते हैं, अगर उसकी प्रॉपर्टी को हड़पते हैं तो उसके कर्म का दंड तो हमें ज़रूर भोगना ही पड़ता है, उससे कोई बच नहीं सकता है। देखिए, एक गांव में चंदन और कर्मा नाम के दो भाई रहते थे। दोनों भाइयों का विवाह हो चुका था। चंदन के अंदर बेईमानी थी, वो मेहनत नहीं ज़्यादा करना चाहता था, और कर्मा बड़ा मेहनती और बहुत ही सीधा साधा सज्जन व्यक्ति था। दोनों भाइयों के हिस्से में बराबर बराबर ज़मीन मिली हुई थी, लेकिन जब भी फसल कटती थी तो चंदन के खेत में जितना अनाज निकलता था उससे दुगना कर्मा के खेत में निकलता था। और यह देख करके चंदन जल भुन जाता था। चंदन कि खेत में कम अनाज निकलने का कारण एक ही कारण था कि वो मेहनत नहीं करता था और यहाँ वहाँ घूमता रहता था, कभी इस नेता के पास, कभी उस नेता के पास, कभी इस गांव में पंचायत, कभी उस गांव में पंचायत, कभी दिन दिन भर बैठ करके ताश पत्ता खेलता रहता था। वो अपनी फसल की ठीक से देखभाल नहीं कर पाता, न समय पर देखभाल हो पाती थी, न समय पर फसल को पानी देता था। यही कारण था कि उसकी फसल उसके छोटे भाई की अपेक्षा बहुत कम पैदावार देती थी। और ये तो आप जानते ही हैं कि गौ सेवा, स्त्री विद्या, सज्जन पुरुषों से मेल मिलाप, बालक, वृद्ध और खेती, इनकी अगर ठीक से देखरेख नहीं की गई तो ये नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य इनकी अगर क्षण भर भी देखभाल ना करें। और दूसरी बात धन के विषय में कही गई है कि अगर वो धन का संग्रह तभी हो पाता है जब इन चार बातों को ध्यान में रखता है। पहली बात, धन की उत्पत्ति हमेशा शुभ कर्मों से ही होती है। दूसरी बात, प्रतिभा से धन की वृद्धि होती है। तीसरी बात, चतुरता से धन आपके पास जड़ जमा लेता है। चौथी बात, वो समय समय पर उसकी देखभाल करते रहने से धन आपके यहाँ सदैव सुरक्षित रहता है। अगर आप अपने जीवन में कभी धनहीन नहीं होना चाहते हो तो ये 6 कामों को आप बहुत ध्यान में रखना। पहला है, कभी नशा का सेवन जीवन में भूलकर नहीं करना। दूसरा, नींद को जीत कर रखना। तीसरा, जरूरी बातों की जानकारी रखना। चौथा, अपने कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल रखना, इनको विकारों से बचा कर के रखना। और पांचवा है, दुष्ट यार और दोस्तों संबंधियों पर अपना पूरा भरोसा मत करना।
नंबर 6 है, मूर्ख बेटे को कभी अपनी जिम्मेवारी नहीं सौंपना। अगर आपने इन बातों को ठीक से अपना लिया तो ना तो कभी आप पैसों को दुखी रहेंगे जीवन में और ना कभी किसी तरह की मुसीबत आएगी। तो चंदन और कर्मा दोनों भाई एक ही समय पर खेत में बीज बोते थे, लेकिन जब फसल कटती थी तो चंदन का अनाज उसके छोटे भाई से बहुत कम निकलता था। यह देखकर उस चंदन और उसकी पत्नी दोनों जलते थे। मनुष्य की उन्नति में देखिए सबसे बड़ा रोड़ा क्या होता है? सबसे बड़ा रोड़ा होता है दूसरे की तरक्की से जलना। जो आदमी दूसरे की तरक्की को देखकर जलता है वो अपनी उन्नति करना भूल जाता है। फिर तो वो दूसरे की तरक्की को रोकने में सारा अपनी बुद्धि, विवेक, पैसा सब कुछ खर्च करता है। चंदन ने सोचा कि छोटा भाई अपने खेत में बहुत मेहनत करता, इसलिए उसके खेत में मुझसे ज़्यादा अनाज पैदा हो जाता है। क्यों ना मैं छोटे भाई के साथ मिलकर साझे में खेती करूं। इसके दो फायदे होंगे, एक तो मुझे काम ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा और दूसरा अनाज भी मुझे बहुत सारा मिल जाएगा। यही सोचकर चंदन एक दिन कर्मा से बोला, मैं तुझे एक सुझाव देता हूँ, इसमें हम दोनों का ही फायदा होता है। अभी तक हम दोनों अकेले अकेले खेती करते आए हैं, क्यों ना हम दोनों मिल करके शामिल में फसल उगाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि कहा जाता है राह में एक अकेले चलने से दो का चलना अच्छा होता है, चार को मिलकर खेती करना अच्छा है, पांच को मिलकर भोजन अच्छा है और अनेक को मिलकर युद्ध लड़ना अच्छा होता है। ऐसा करने से कार्य आसान और जीवन में परम आनंद की अनुभूति होती है। तुम भी अपने खेत में अकेले लगे रहते हो और मैं भी, इसलिए हम काम को समय पर नहीं कर पाते। अगर दोनों लोग मिलकर करेंगे तो कार्य जल्दी हो जाएगा और समय पर पूरा हो जाएगा। बड़े की बात सुनकर छोटा भाई बोला, भाई अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आज से हम दोनों शामिल में ही खेती करेंगे। इससे अच्छी बात क्या होगी? मिलजुल कर काम करने से काम आसान हो जाएगा और भाइयों भाइयों में प्रेम भी बना रहेगा। छोटा भाई बड़ा भोला था, वो साथ साथ खेती करने को तैयार हो गया। इधर जब बरसात का मौसम आया तो छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा, चलो भाई खेत की जुताई करते हैं, बारिश के बाद हम अपने खेतों को समय पर बो देंगे। बड़ा भाई बोला, हाँ ठीक है, तुम ठीक कहते हो, खेतों की जुताई हो जानी चाहिए। तुम जब तक चलो खेतों पर पहुँचो, मैं तब तक दूसरे गांव में आता हूँ, वहाँ थोड़ा एक ज़रूरी काम है। इस प्रकार बहाना बना करके वो घूमने के लिए चला गया और छोटा भाई बेचारा खेतों की जुताई करने लगा। चंदन जब शाम को लौट करके आया तब तक छोटे भाई ने सारे खेतों की जुताई कर दी। इसी तरह जब खेतों को बोने का समय आया तो छोटे भाई ने फिर अपने भाई से कहा, चलो भाई अब हम अपने खेतों की बुवाई कराते हैं। बड़े भाई ने फिर बहाना बनाया, अरे छोटे आज मुझे ज़रूरी एक मीटिंग में जाना है, तुम चलो मैं अभी मीटिंग में होकर के आता हूँ। छोटा भाई फिर अकेला ही चल पड़ा और खेतों को बो दिया। चंदन जब लौट के आया तो खेतों की बुवाई पूरी हो चुकी थी। कर्मा ने सोचा कि चलो ठीक है, मैं छोटा हूँ और बड़ा भाई कोई ज़रूरी काम से जाता होगा। वो बेचारा अकेला ही पूरे दिन खेतों में लगा रहता था। इस प्रकार जब भी खेत में काम करने का समय आता तो बड़ा भाई कोई ना कोई बहाना बना करके घर से निकल जाता। खेतों की निदाई गुड़ाई और सिंचाई का काम उस छोटे भाई को ही करना पड़ता था। वो अत्यंत सीधा होने के कारण अपने भाई से कुछ कह भी नहीं पाता था और बड़ा भाई काम से हमेशा जी चुराता रहता था। और धीरे धीरे जब फसल पक कर के तैयार हुई तो फसल काटने के समय पर भी वो चंदन खेत पर नहीं पहुंचा और छोटे भाई को अकेले ही फसल काटनी पड़ी और फसल उगा करके तैयार कर ली। सारा अनाज निकाल करके घर में ला करके छोटे भाई ने रख दिया। फसल बहुत अच्छी हुई थी, इसलिए अनाज भी बहुत सारा निकला। छोटा भाई अनाज को घर में रखकर अपनी ससुराल चला गया और कोई बहुत ज़रूरी काम था इसलिए अपनी पत्नी के साथ ससुराल चला गया। छोटा जब लौट कर आएंगे तो अनाज का बंटवारा कर लेंगे। इधर अनाज को देख करके चंदन की नीयत बड़े भाई की खराब हो गई। उसके मन में बेईमानी करने का लालच पैदा हो गया। उसने सोचा छोटा भाई अपनी ससुराल गया है और क्यों ना 10-20 बोरे भर करके अपने घर में रख लिए जाएं। इस अनाज में से जब बंटवारा होगा तो आधा आधा अनाज पर मिल जाएगा। चंदन ने इस बात का मशवरा अपनी पत्नी से लिया, परंतु उसकी स्त्री तो और ही बहुत धूत किस्म की थी। उसने कहा कि अरे इसमें से आधा अनाज ही क्यों, तुम सारा अनाज बोरों में भर कर के ले जाओ और यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही मेरे भाई का घर है, ये अनाज तुम उसके घर में रख आना। जब तुम्हारा छोटा भाई आएगा तो उससे कह देना कि अनाज को चोरों ने चुरा लिया है। तो पत्नी का सुझाव अच्छा लगा और कहने लगा चंदन कि तुम तो मुझसे ज़्यादा होशियार हो। और अब चंदन ने
अपने साले की मदद से सारा अनाज भरवा करके रात में और अपने साले के घर पहुंचा दिया और कमरे में बंद करके ताला मार दिया। इधर 2 दिन बाद जब उसका छोटा भाई कर्मा अपनी ससुराल से लौट करके आया तो उसने देखा कि इस घर में एक अनाज का दाना भी नहीं है, तो वो बेचारा घबरा गया। इधर चंदन ने सुना कि छोटा भाई अपनी पत्नी के सहित ससुराल से आया है, तो उससे बातें बनाने के लिए, उसे समझाने के लिए अभिनय करते हुए और अपनी आंखों में आंसू लेकर के उसके घर पहुंचा। और छोटे ने पूछा कि भाई सारा अनाज कहाँ चला गया? मैं तो काट कर यहीं रख करके गया था। तो चंदन रोने का बहाना बनाते हुए बोला कि भाई मुझे लगता है कि सारे अनाज को रात में चोर चुरा ले गए, अब क्या होगा? अब पूरी साल भर हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे, क्या हम खाएंगे? इसी बात को सोचकर रो रहा हूँ। चोरी की बात सुनकर के छोटा भाई भी बड़ा दुखी हुआ। सोचने लगा कि बड़ी मेहनत से मैंने अनाज उगाया था, 2 दिन के लिए मैं ससुराल क्या चला गया, कोई हमारे अनाज को ही चुरा ले गया, अब हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे पिलाएंगे? बड़ा भाई बोला कि देखो जो होना था सो हो गया, अब हम कर भी क्या सकते हैं, अब जैसे भी होगा बच्चों का पेट तो पालना पड़ेगा। मैं अपनी ससुराल से थोड़ा अनाज ले आऊँगा, कुछ दिनों का गुजारा हो जाएगा, तुम भी अपनी ससुराल से मदद ले लो। इस प्रकार छोटे भाई को दिलासा देकर चंदन अपने घर लौट गया और आकर के पत्नी के साथ बैठ कर के बड़ा प्रसन्न होता है। कहता है कि भाग्यवान, अपना तो काफ़ी समय तक का गुजारा हो गया है, 1-2 साल तक तो हमें कमाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बैठकर आराम से मौज उड़ाएंगे। छोटा भाई अब सोचे कि वो क्या करे बेचारा। तो अब बड़े भाई ने छोटे भाई कर्मा से अपने खेत भी अलग कर लिए। अब इधर छोटा भाई कर्मा बहुत चिंतित था कि अब क्या खाएगा और क्या पत्नी को, परिवार को खिलाएगा। तब उसकी पत्नी ने समझाया कि देखो चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखिए, उसने जब मुंह बनाया है तो कहीं ना कहीं से खाने को देगा। कुछ दिन के लिए मैं अपने मायके से अनाज मांग करके लाती हूँ, तब तक हमारी अगली फसल तैयार हो जाएगी। तुम एक काम करो, तब तक अपने घर के बाहर जो छोटा सा बंजर खेत पड़ा है उसकी खुदाई करके उसमें सब्जियां लगा दो, सब्जियां तैयार हो जाएंगी तो हमें बाजार से मोल नहीं लेने पड़ेगी। पत्नी की बात सुनकर कर्मा ने कुदाल उठाई और बंजर खेत को खोदने के लिए चल पड़ा। जैसे ही खुदाई का कार्य उसने शुरू किया और खोदते खोदते उसकी कुदाल एक पत्थर में टकराई और पत्थर से टकरा करके उसने और गहरी खुदाई की। और उसने जब गहरी खुदाई की, पत्थर हटाया तो पत्थर के नीचे सोने के सिक्कों से भरे एक हंडी उसको मिली। वो उस हंडी को निकाल करके खुशी खुशी अपने घर पर आ गया, सोने के सिक्कों से भरी। जब अपनी पत्नी को हंडी दिखाई तो पत्नी भी बड़ी प्रसन्न हुई और बार बार भगवान का आभार प्रकट करने लगी, कहने लगी कि धन्य हो प्रभु, अगर किसी का आप एक द्वार बंद करते हो तो दूसरा खुल जाता है और उसको कभी घबराना नहीं चाहिए, भगवान उसके लिए कोई ना कोई मार्ग खोल देता है। यदि आज ये चोरी ना हुई होती तो ना तो आप इस बंजर जमीन को खोदने के लिए जाते और ना ये हंडिया हमें मिलती। सच कहा है किसी ने, अगर भाग्य में अच्छा है, समय अच्छा है, साथ दे रहा है, आप अपने कर्म पर विश्वास रखते हो तो आपको कभी निराश नहीं होना पड़ेगा, खोया हुआ धन भी वापस मिल जाएगा। अब तो कर्मा, उसके बच्चे और पत्नी बड़े ही सुखपूर्वक से रहने लगे थे। वो सोने के सिक्कों से बेच करके उसने उपयोग की सारी वस्तुएं खरीद ली और अनाज भी बहुत सारा हो गया था। उनके जीवन में कोई अभाव नहीं रहा। इधर धीरे धीरे 6 माह बीत गए थे। उधर चंदन की पत्नी, बड़े भाई की पत्नी ने अपने पति से कहा, जी सुनते हो, अब तो बहुत दिन हो गए हैं, भैया के घर में जो धान रखे हैं उन्हें मंडी में ले जा कर के बेचाओ और बाजार से कुछ सामान खरीद लेना खाना पीने का, और मेरे लिए नए कपड़े और जेवर बनवा लाना। चंदन ने कहा, ठीक है, तुम ठीक कहती हो, धान तो हम बेच ही देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हमें थोड़ी देर और इंतजार करना नहीं चाहिए। अगर छोटा भाई देखेगा कि मैं तुम्हारे लिए नए वस्त्र और आभूषण लाया हूँ तो सोचेगा कि इसके पास तो धन ही नहीं था, फिर कहाँ से लाया है, तो वो कुछ समझ जाएगा। और स्त्रियों का ये स्वभाव होता है कि जब तक वे अपने आभूषणों को, वस्त्रों को किसी को दिखाने लगी तब तक उन्हें भी चैन नहीं पड़ता है, इसीलिए थोड़े दिन और इंतजार कर लो। इस प्रकार उसने अपनी पत्नी को समझा दिया। धीरे धीरे कुछ महीने बीत गए। एक दिन चंदन की पत्नी ने ज़्यादा ही जिद की तो चंदन वो अनाज बेचने के लिए तैयार हो गया। वो बैलगाड़ी लेकर के अपने साले के घर पहुंचा। जिस कमरे में वो अनाज बंद था उसमें ताला लगा हुआ था। चंदन ने अपने साले से कहकर ताला खुलवाया। अब से पहले उस कमरे को कभी खोल करके नहीं देखा गया था, और जैसे ही कमरा के दरवाजे को खोलता है और जैसे उसके अंदर का नज़ारा देखता है
तो चंदन देख करके हैरान रह जाता है। उसके पैरों की जमीन नीचे नहीं रहती है, उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है और उसने देखा कि कमरे में तो हजारों की संख्या में चूहे थे। धान का एक भी दाना चूहों ने साबित नहीं छोड़ा था और पूरे कमरे में धान की भूसी ही भूसी पड़ी हुई थी। यह देख करके चंदन सिर पकड़ करके बैठ गया और चूहों ने उसका सारा अनाज खा लिया था। उसको पश्चाताप हो रहा था कि भाई के हिस्से की बेईमानी करके उसने अच्छा काम नहीं किया। भाई के हिस्से के साथ साथ चूहे उसके हिस्से को भी खा गए। किसी ने सच ही कहा है कि बेईमानी का धन कभी नहीं खलता है, कभी कोई खा नहीं सकता है, कभी फलता ही नहीं है। वो कर्म कहीं ना कहीं उसका हिसाब लेकर के चलता ही है। या अगर तुम किसी का खाओगे तो कोई तुम्हारा भी खा जाएगा। किसी के सीधे होने का कभी नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। सीधे सज्जन लोगों की मदद हमेशा ईश्वर कहीं ना कहीं से करा ही देते हैं। वो चंदन दुखी होकर के अपने घर लौट गया और सारी बात अपनी पत्नी को बताई कि प्रिया, हमने अपने छोटे भाई की बेईमानी की है, उसका नतीजा हमें मिल गया है। हमारा सारा अनाज चूहों ने खा लिया है। अब हम क्या करेंगे? हमने तो अब तक कर्ज मांग मांग करके खूब चढ़ाया, खूब मौज उड़ाई, सोचा था अनाज बेच करके चुका देंगे। अनाज का तो एक दाना भी चूहों ने हमारे लिए नहीं छोड़ा। अब कहाँ से हम कर्जा चुकाएंगे और कहाँ से बाल बच्चों को खिलाएंगे? तो अब चंदन की ज़िंदगी में एक एक दाने का अभाव हो गया। भूखों मरने की नौबत आ गई। कर्जा मांगने वाले उसके द्वार को घेरे खड़े रहते थे। घर में राशन तक नहीं था जो अपनी पत्नी को और बच्चों को खिला पाता। भाई का हिस्सा खाने पर, मारने पर उसको ऐसा पाप लगा, इसको कहते हैं कर्मा। ऐसा पाप लगा कि उसको भीख मांगने पर भी उसको कोई भीख नहीं देता था। इसको कहते हैं कर्मा, कि कर्म लौट करके जरूर आता है। और एक दिन उसको अपनी गलती का एहसास हो गया। चंदन ने और उसकी पत्नी ने आपस में विचार किया कि हमने भाई की बेईमानी करके बहुत बड़ा पाप किया है। भगवान ने उसी की हमें सजा दी है। हमें साफ साफ चल करके अपने भाई को बता देनी चाहिए और अपने किए की क्षमा मांग लेनी चाहिए। और वो दोनों पति पत्नी लाचार होकर के कर्मा के घर में चले गए और उसके पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। उससे सारी बात बताई कि हम तुम्हारे अपराधी हैं, वो अनाज चोरों ने नहीं, हमने ही चुराया था, लेकिन वो उस चोरी के दंड का, कर्म का फल हम भोग चुके हैं। भगवान ने उसे दंड दे दिया है। हमारे अनाज का एक एक दाना चूहे खा गए। हम अपनी गलती की क्षमा मांगने आए हैं। आज हमारे बाल बच्चे भूखे हैं, भोजन वस्त्रों का बहुत बड़ा संकट है, हमें क्षमा कर दो। अपने बड़े भाई और भाभी को गिड़गिड़ाता देख करके कर्मा ने उठाकर उन्हें सीने से लगा लिया और कहा कि भाई तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चे भी मेरे ही बच्चे हैं, वो भूखे नहीं मरेंगे। और कर्मा ने उन्हें 4-5 सोने के सिक्के ला करके दे दिए और कहा इनको बेच करके बाजार से कुछ अनाज और वस्त्र ले आओ। तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली, यही काफ़ी है। छोटे भाई की दया देख करके वे और ज़्यादा लज्जित हुए। तो देखिए, उसने जो गलती की थी उसे अपनी गलती के कर्मों का दंड उसको मिल चुका था। वे समझ गए थे कि भाई के दंड की, भाई का जो प्रॉपर्टी होती है उसका कैसा दंड मिलता है अगर कोई बेईमानी करता है। इसलिए भाई की प्रॉपर्टी में कभी भी बेईमानी नहीं करना चाहिए और भाई का हिस्सा खाने वाले को बहुत बड़ा दंड मिलता है। और बहुत सारे दृष्टांत ऐसे हमारे प्रैक्टिकल में हैं जो कौरवों ने महाभारत में स्पष्ट दिखाया है कि दुर्योधन अपने भाइयों को अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं देना चाहता था, तो उसका परिणाम क्या हुआ वो भी आपने देखा है। बाली ने अपने भाई को प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं देना चाहता था, उसका परिणाम क्या हुआ। रावण अपने भाई विभीषण को अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं देना चाहता था, उसका परिणाम क्या हुआ, वो सब मारे गए। तो अपने भाई का हिस्सा खाने वालों का हमेशा सर्वनाश ही हुआ है। इसलिए भाई का हिस्सा कभी नहीं खाना चाहिए, ये सबसे बड़ा अपराध होता है, क्योंकि जो हम कर्म करते हैं उसका फल एक न एक दिन जरूर भोगना ही पड़ता है। इसलिए अपने भाई के साथ में कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। ओम शांति।